वीडियो हिंदी व्याकरण का थर्ड वीडियो। इसमें हम लोग विराम चिन्ह पढ़ेंगे, पंक्चुएशन मार्क। चिन्ह विचार व्याकरण का एक हिस्सा है जिसमें हिंदी में या किसी भाषा में, अंग्रेजी में उपयोग होने वाले विभिन्न चिन्हों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम मीन्स रुकना, विश्राम करना, वर्णों के बीच समयांतराल बनाना, और उसके लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिनको हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। कथन के स्पष्टीकरण, भाषा के सम्यक ज्ञान एवं सुप्रयोग तथा विचारों को सुबोध बनाने की हम विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं। विराम चिन्हों का उपयोग क्यों करते हैं? भाषा के सम्यक ज्ञान एवं सुप्रयोग, हम जो बोलते हैं वह समय के अनुसार हो, हम अच्छी तरह उसका अपने शब्दों का प्रयोग कर सकें, अपने विचारों को अच्छी तरह प्रकट कर सकें, और इस कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इसे ही विराम चिन्ह कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। सबसे पहले 4 चिन्ह आपके सामने बोर्ड पर हमने लिखा है। इसका नाम है अल्प विराम, अंग्रेजी में इसी को कहते हैं कोमा। अर्ध विराम, बिंदी है, कोमा है, यह अर्ध विराम हो गया, सेमी कॉलन। और तीसरा है उप विराम, कॉलन। चौथा है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। हिंदी में ये डंडे खींच दिए जाते हैं, अंग्रेजी में ये बिंदी डाल दिए जाते हैं वाक्य पूरा होने के बाद। अब आएंगे इस पर हम लोग देखेंगे अल्प विराम से बड़ा है अर्ध विराम। कहने का अर्थ है जहां पर अल्प विराम का चिन्ह है वहां पर बहुत कम समय रुकते हैं हम लोग, विराम करते हैं, और जहां पर अर्ध विराम है, सेमी कॉलन है, वहां पर उससे अधिक समय रुकते हैं, और उससे भी ज्यादा समय उप विराम में। उप विराम और सबसे ज्यादा रुकना होता है पूर्ण विराम। जहां पर पूर्ण विराम का चिन्ह है वहां पर सर्वाधिक हम रुकते हैं, विराम करते हैं। कोमा से बड़ा हो गया सेमी कॉलन, उससे बड़ा हो गया कॉलन, और इन सबों से बड़ा हो गया फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। नाम से भी स्पष्ट है और भाषा में प्रयोग से भी स्पष्ट है कि जहां पर बड़ा ही कम समय रुकना पड़ता है वहां के लिए हम लोग कोमा का प्रयोग करते हैं। उससे थोड़ा ज्यादा रुकना पड़ता है तो हम लोग सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं। उससे ज्यादा रुकना पड़ता है तो कॉलन का प्रयोग करते हैं, विराम का प्रयोग करते हैं। जहां पर बहुत ज्यादा पूर्ण रूप से रुकना पड़ता है वहां पर पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। अब ये चारों का हम लोग उपयोग देख लेंगे। सबसे पहले इन 4 का ही, इन 4 का ही प्रयोग थोड़ा कठिन भी है। हम दुविधा में फंस जाते हैं कहां पर कौन सा चिन्ह लगाएं, और ये 4 चिन्ह ही सबसे ज्यादा दुविधा डालता है, इसीलिए 4 चिन्हों के बारे में सबसे पहले हम लोग अल्प विराम के बारे में जाने। अल्प विराम का प्रयोग हम कहां करेंगे, किन किन स्थानों पर अल्प विराम का उपयोग किया जाएगा, यह समझना है। अल्प विराम का उपयोग हम कहां करें? एक ही प्रकार का शब्द है या वाक्यांश है जो हमें लिखना पड़ रहा है, उसमें
हम लोग उन शब्दों के बीच या वाक्यांशों के बीच इस कोमा का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिखा हिंदी, अंग्रेजी, समाज अध्ययन, विज्ञान। इस प्रकार से देख रहे हैं एक ही तरह के कई शब्द आ गए, सब विषय का नाम, इन सबों के बीच हम लोग कोमा दे देंगे और अंत में जो शब्द आता है वहां पर और लिखना पड़ता है। बाकी जो पीछे एक ही प्रकार के शब्द हैं या वाक्यांश हैं वहां पर हम लोग कोमा दे देते हैं, अल्प विराम डालते हैं, तो उसके बाद और अंत वाला और लिख देते हैं। कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर संबंध वाचक सर्वनाम का लोप हो जाता है। उन संबंध वाचक सर्वनाम जहां पर लोप होता है वहां पर हम लोग अल्प विराम का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो आदमी बीमार था, वह मर गया। यहां पर हम लोग वह शब्द को हटा दें, इस सर्वनाम को लोप कर दें। यहां पर हमको कोमा देना पड़ेगा। जो आदमी बीमार था मर गया। जो लड़का यहां बैठा था वह चोर है। ऐसे जगहों पर वह चोर, वह को हटा दें। जो गिरा सो फुट गया, तो जो सो वहां पर जो लुप्त हो रहा है संबंध कारक, संबंध सूचक शब्द या संयोजक, वहां पर हम लोग कोमा का उपयोग करते हैं। समानाधिकरण हो या संबोधन के शब्द हैं, संबोधन कारक हैं, पर, परंतु, किंतु, मगर, तो भी इत्यादि अव्यय के पहले हम लोग अल्प विराम का उपयोग करें। समानाधिकरण के बीच में, समानाधिकरण के बीच में, जैसे भारत के प्रधानमंत्री और इनका नाम यहां पर हमको देना हो, यहां पर नाम को कोमा देना पड़ेगा। श्री नरेंद्र मोदी। महान वक्ता हैं, समानाधिकरण शब्द हैं भारत के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी, इसलिए इनके बीच में कोमा होगा। संबोधन के बाद भी कोमा का प्रयोग करेंगे। राम यहां आओ। राम संबोधन के लिए शब्द दिया गया है, संबोधन कारक है, यहां कोमा होगा। और फिर मैं आया, यहां पर कोमा होगा तब हम लोग किंतु, परंतु, पर ऐसे शब्द अगर वाक्य में आता है तो उससे पहले कोमा देना पड़ेगा। किंतु, देर से। इस प्रकार पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, तो भी ऐसे अव्यय का अगर उपयोग होता है उससे पहले कोमा का उपयोग किया जाता है। आगे है कोमा के प्रयोग में किसी प्रश्न का उत्तर हम हां या ना करके देते हैं तो वहां पर भी
कॉमा लिखना पड़ता है। जैसे है हाँ, कॉमा लेंगे, मैं स्वस्थ हूं, नहीं तुम यहां नहीं रुकोगे, तो नहीं के बाद कॉमा लेना पड़ेगा। फिर देखेंगे छंद है, छंद के चरणों के बीच अल्प विराम का उपयोग होगा, अल्प विराम का उपयोग होगा। छंद का अगर एक चरण पूरा हो गया उसके बीच में होगा, जैसे करत करत अभ्यास ते, जनमत होत सुजा, करत करत अभ्यास ते, यहां पर कोमा हम लोग डालेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे जनमति होत सुजा। विराम चिन्ह में आगे है अर्ध विराम, सेमीकोलन। अर्ध विराम से अधिक समय जहां लगता है वहां पर हम लोग अर्ध विराम का उपयोग करते हैं, जिसका चिन्ह इस प्रकार से है, बिंदी है फिर कोमा है, ये कहलाता है अर्ध विराम। एक ही विषय वस्तु के बारे में कई वाक्य कहे जाते हैं तो उनके बीच में अर्ध विराम का उपयोग होता है। जैसे हम लोग लिखेंगे राम के वनवास की सूचना मिलते ही गाजे बाजे बंद हो गए। खुशी गम में बदल गई। फिर अर्ध विराम होगा, लोगों की मुस्कुराती आंखें गिरी हुई। लास्ट में पूर्ण विराम हो जाएगा। ये सब एक ही चीज से जुड़ा हुआ है, एक ही मैटर से संबंध रख रहा है, इसीलिए इनके बीच में हम लोग अर्ध विराम का उपयोग कर रहे हैं। राम के वनवास की सूचना मिलते ही गाजे बाजे बंद हो गए। पहले तो राज्याभिषेक की सूचना थी, खुशी थी, लेकिन अचानक हुआ कि वनवास जाएंगे तो खुशी के जो भी साधन है वे सब के सब बंद हो गए, गाजे बाजे बंद हो गए। जहां पर खुशी थी वह गम में बदल गया। लोगों की मुस्कुराती आंखें गीली हो गई। हंसी की लहर जो आंखों में दिखाई दे रहा था वो आंसुओं से भर गया। एक ही मैटर से जुड़ा हुआ सारी चीजें हैं, इनके बीच हम लोग अर्ध विराम का उपयोग करते हैं। उसके बाद है उपविराम। उपविराम में अर्ध विराम से ज्यादा लगेगा और इसका ये चिन्ह है कॉलन, अंग्रेजी में इसी को कहते हैं कॉलन। यहां पर उससे ज्यादा समय लगने की बात है, अर्ध विराम से ज्यादा समय लगने की बात वहां पर होगा। जैसे कोई विषय वस्तु दिया गया, उसका वर्णन आगे लिख दी गई, पूरा परिचय लिख दिया गया, तो वहां पर हम लोग उपविराम का उपयोग करते हैं। जैसे साहित्य समाज का दर्पण, साहित्य का परिचय क्या हो गया, समाज का, जिसका परिचय हम दे रहे हैं,
यहां पर हम लोग पूर्ण विराम का उपयोग करें। समाज का धर्म, ठीक है। इसी प्रकार विज्ञान, उसका वर्णन के रूप में, उसका परिचय के रूप में लिखते हैं मानव के लिए वरदान। इस प्रकार से हम लोग ऐसे जगहों पर जो कोई विषय वस्तु है उसका व्याख्यान आगे दे दिया गया, उसका वर्णन दे दिया गया, उसका परिचय दे दिया गया, तो उपविराम का उपयोग करते हैं। और पूर्ण विराम बिल्कुल आप जान रहे हैं कि पूरा रुकना पड़े, इन तीनों से ज्यादा समय देना पड़े, विराम के लिए ज्यादा देर रुकना पड़ जाए, तो वहां पर हम लोग पूर्ण विराम कहने का कथन का पूरा हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, बातें समाप्त हो जाती है, तब वहां पर हम लोग पूर्ण विराम देते हैं। वाक्य की पूर्ण समाप्ति पर छंद के चरणों के अंत में पूर्ण विराम का उपयोग होगा। जब छंद पूरा हो जाएगा तब इसका उपयोग होगा। जैसे हम लोग नित्य व्यायाम करते हैं, बातें पूरी हो गई इसीलिए हमने डाल दिया, परहित शरीर धर्म नहीं भाई, छंद पूरा हो गया। तो छंद के चरण यहां ये पूरा हो रहा है, इसलिए पूर्ण विराम है। इस प्रकार से वाक्य के पूरा हो जाने पर, वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने पर या छंद के पूरा हो जाने पर हम लोग पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं, फुल स्टॉप करते हैं। आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क, जिसका सिंबल ये है। नाम से यह स्पष्ट है, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में इसका उपयोग होगा। कोई प्रश्न पूछना हो उसे दर्शाने के लिए इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे क्या वह स्वस्थ है, ठीक है। वह कौन है, प्रश्न पूछा जा रहा है, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। विस्मय सूचक, विस्मय सूचक शब्द हो या विस्मयवाचक वाक्य हो, वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह का साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, जैसे अरे विस्मय हुआ, तुम यहां हो, विस्मय प्रकट करने के लिए हमने विस्मयादि बोधक शब्द दे दिया अरे, तो वहां पर वो चिन्ह देना पड़ेगा। कितना बड़ा कमरा है यह वाक्य विस्मय प्रकट कर रहा है। वाक्य के अंत में हम लोग विस्मय सूचक चिन्ह दे देते हैं। कभी कभी संबोधन के बाद भी, किसी को संबोधित कर रहे हैं, उनके संबोधन के बाद भी हम लोग इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे राजू
अपनी कलम दो। संबोधन हमने किया, उसके बाद भी हम लोग इसका उपयोग कर देते हैं। उसके बाद है संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह जिसे हम लोग इस लकीर के द्वारा दर्शाते हैं। संयोजक चिन्ह हाइफन, इसका प्रयोग सहचर शब्दों, विपरीतार्थक शब्दों के बीच किया जाता है। सहचर शब्द जैसे दाल भात, यहां पर बीच में हम लोग संयोजक चिन्ह देंगे। भाई बहन, भाई और बहन सहचर शब्द हैं, उल्टा दे देंगे, ऊपर नीचे। अच्छा होगा इस जगह पर हम लोग संयोजक चिन्ह, योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जब शब्दों के बीच संबंध कारक चिन्ह का लोप होता है और अथवा आदि पद लुप्त हो जाता है, वहां पर भी हम लोग संयोजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे संत मत, संत का मत, यहां पर पड़ेगा कर्तव्य बोध, कर्तव्य का बोध का हट रहा है, इसीलिए यहां पर योजक चिन्ह पड़ेगा, कर्तव्य बोध। ये हो गया संयोजक चिन्ह का उपयोग। और उसके बाद है विवरण चिन्ह। विवरण प्रस्तुत करने के लिए हम लोग विवरण चिन्ह देते हैं। कॉलन डैश, ये कॉलन डैश है। विवरण नीचे अगर लिखना हो वहां पर हम लोग देते हैं इसका। किसी चीज के विस्तार वर्णन में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग लिखेंगे मानवीय गुण निम्नवत। अब इसका वर्णन, मानवीय गुण का वर्णन लिखना, उसका क्रम संख्या देकर देना पड़ेगा। निम्नवत नीचे लिखा हुआ है। इस तरह हम लोग यहां पर विवरण चिन्ह डालते हैं। आगे है उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास। ये दो प्रकार के होते हैं, डबल और सिंगल, एकहरे और दोहरे। ये दोहरे हैं, ये एकहरे हैं। इसका उपयोग हम लोग मूल रूप से किसी महापुरुष की वाणी को, किसी पुस्तक के शब्दों को, किसी के कथन को उसी के शब्दों में वो बहु लिखते हैं, तो वहां पर इस उद्धरण चिन्ह का उपयोग होगा, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। अंग्रेजी में इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच को व्यक्त करने के लिए हम लोग दोहरे उद्धरण चिन्ह का, डबल इन्वर्टेड कॉमा का उपयोग करते हैं। और पुस्तक का नाम है, किसी व्यक्ति का उपनाम है, पाठ का शीर्षक है, उसको एकहरे उद्धरण चिन्ह से दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए कर्म ही पूजा है। इसमें दोहरे उद्धरण चिन्ह पड़ेगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
किन्हीं की वाणी है, किसी पुस्तक से ली गई वाक्य लिया गया वाक्य है, तो वहां पर हम लोग डबल इन्वर्टेड कोमा दुगड़े उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनका उपनाम हो गया। इसको हम लोग एकल उद्धरण चिन्ह में रखें। जैसे है मधुशाला पुस्तक का नाम, इसको इकहरे उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। वंदना पाठ का नाम हो गया, यहां पर हम लोग इकहरे चिन्ह डालते हैं। इस प्रकार से हम लोग उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। उसके बाद है कोष्ठक। कोष्ठक ब्रैकेट, ये उसका चिन्ह है। पद विशेष के अर्थ स्पष्ट करने में, पद विशेष के अर्थ स्पष्ट करने में, क्रमांकों को घेरने में, या किसी नाटक का संवाद हम बोल रहे हैं, उनके निर्देशों को कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम नंबर देंगे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के दो भेद, पहला स्वर वर्ण, तो यहां पर हम लोग एक देकर घेरेंगे स्वर वर्ण, और दूसरा व्यंजन वर्ण। ये जो क्रमांक दे रहे हैं, इस क्रमांक को घेरने में कोष्ठक का उपयोग हो गया। उसके बाद अब कोई शब्द है, परिचय वहां पर देना पड़ेगा। जैसे सत्यवादी, सत्यवादी के रूप में किसको कहा गया? हरिश्चंद्र को। वहां पर हरिश्चंद्र कोष्ठ के अंदर लिखना पड़ेगा। नाटक का संवाद है श्याम, अब श्याम को बोलना है, वह प्रेम से बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है, शांत होकर बोल रहा है, यह निर्देश कोष्ठ के अंदर क्रोध में बोलेगा। तो नाटक का जो संवाद है, उस संवाद को बोलने के लिए जो निर्देश दी जाती है, उन निर्देशों को कोष्ठ के अंदर रखते हैं। यह कोष्ठक का उपयोग है। आगे है लोप चिन्ह, ब्लैंक्स, खाली स्थान वाला। उसको दो तरह से हम लोग दर्शाते हैं। लोप चिन्ह को डॉट 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 करके, कहीं कहीं पर क्रॉस करके लोप चिन्ह को दर्शाया जाता है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें डैश डैश कहते हैं। रिक्त स्थानों को भरो दिया जाता है ना, वहां पर या कुछ बातें होती है जिनको हम बोल नहीं सकते हैं, केवल इशारा कर देते हैं। जैसे वह मुझे डैश डैश कहकर अपमानित किया। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे यह लोप चिन्ह का रिक्त स्थानों को भरने के लिए। वाक्य कुछ शब्द होंगे जिन्हें हम अपने मुंह से बोलकर प्रकट करना नहीं चाहते हैं, तो वहां पर इस लोप चिन्ह का उपयोग होगा। उसके बाद है पूर्णोक्ति चिन्ह। नाम से ही पता चल रहा है, रिपीट हम लोग करते हैं पूर्णोक्ति में। रिपीट करें तो रिपीटेशन के लिए यहां पर उपयोग होगा। हम कोई शब्द है जो बार बार लिखना पड़ रहा है और उसका हम लोग बार बार लेखन नहीं करना चाहते, मार्क ऑफ रिपीटेशन। जैसे यूनिटी मेथड में एक एक नियम में जो सवाल आप बनाए होंगे वहां पर लिखना पड़ता है। ये उसका चिन्ह है, जैसे लिखना पड़ता है।
चूंकि राम 5 दिनों में 25 पेज लिखता है, इसीलिए अब राम एक दिन में, तो राम शब्द लिखना यहां नहीं चाहते हैं, ये पूर्वोक्ति चिन्ह हम लोग डालें। एक दिन में 25/5 पेज लिखता है। पेज यहां पर लिखना नहीं चाहते, ये चिन्ह दे देने से हो गया पेज लिखता है, उतर गया, राम उतर गया, दिन में उतर गया। इस प्रकार से हम लोग पूर्वोक्ति चिन्ह का उपयोग करते हैं। उसके बाद है लास्ट में लागू चिन्ह, एब्रिविएशन, साइन ऑफ एब्रिविएशन। हम किसी का पूरा नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो वहां पर इसका उपयोग करते हैं, जैसे रेसिडेंशियल सरस्वती विद्या मंदिर, आवासीय सरस्वती विद्या मंदिर। ऐसा हमको लिखना है, लेकिन पूरा नाम लिखने में कोई समस्या है तो वहां पर इस चिन्ह का उपयोग करेंगे, लागू चिन्ह का, जिसको छोटे बिंदु के रूप में हम लोग दर्शाते हैं। आवासीय आदि के लागू चिन्ह दे दिए, आवासीय हो गया। सरस्वती सौदे कर दे दिए, विद्या वो हर्षिका लेकर दे दिए, मन लिख करके दे दिया, और अंतिम शब्द को पूरा लिख देते हैं, तो पूरा। तो ये चिन्ह कहलाता है लागू चिन्ह, और केवल इसका इसी प्रकार, जैसे हम ग्राम लिखना चाहते हैं और पूरा शब्द नहीं देना चाह रहे हैं तो वहां पर गौरव संयुक्त आकार और ये लागू चिन्ह डाल देंगे, ये हो जाएगा आपका पूरा ग्राम, इसका बोध हो जाता है। धन्यवाद।